स्वागत है। आज हम इतिहास की एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तारीख है 21 अप्रैल 1526 और जगह है पानीपत का मैदान। एक तरफ दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी, जिसकी सेना में कहते हैं 1 लाख से ज्यादा सैनिक थे, सैकड़ों हाथी थे, और दूसरी तरफ काबुल से आया जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसके पास मुश्किल से 12 या शायद 15,000 लड़ाके। तो आज की हमारी पड़ताल इसी पर है कि ये हुआ कैसे। एक इतनी बड़ी स्थापित सल्तनत अपनी ही जमीन पर 10 गुना बड़ी सेना के साथ एक बाहरी हमलावर से हार कैसे गई। ये सवाल आज भी दुनिया भर की सैन्य अकादमियों में एक केस स्टडी की तरह पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ 2 सेनाओं की नहीं थी। ये 2 अलग-अलग युगों की, 2 अलग-अलग सैनिक दर्शनों की टक्कर थी। एक तरफ वो मध्ययुगीन सोच थी जो मानती थी कि जिसकी सेना बड़ी, जीत उसी की होगी, और दूसरी तरफ एक आधुनिक सैन्य सोच की शुरुआत थी जो तकनीक, अनुशासन और रणनीति पर टिकी थी। हमारे पास जो दस्तावेज हैं और खुद बाबर की आत्मकथा बाबरनामा भी, वो इस असाधारण जीत की कहानी परत दर परत खोलते हैं। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि क्यों और कैसे हुआ, उसकी तह तक जाएंगे। चलिए सबसे पहले उस माहौल को समझते हैं जिसने इस लड़ाई की जमीन तैयार की। बाबर आखिर भारत आया ही क्यों? क्या ये सिर्फ एक और हमला था? नहीं, ये सिर्फ एक हमला नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि एक खानदानी महत्वाकांक्षा थी। बाबर खुद को तैमूर का वंशज मानता था और तैमूर ने हिंदुस्तान पर फतेह हासिल की थी। तो बाबर के लिए ये एक तरह से अपनी विरासत को वापस पाने जैसा था। वो 1519 से ही पंजाब के इलाकों में छोटे-मोटे हमले तो कर ही रहा था, लेकिन दिल्ली तक पहुंचने का जो मौका था, वो उसे हिंदुस्तान के अंदर से ही मिला। अच्छा, और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। इब्राहिम लोदी का साम्राज्य बाहर से जितना बड़ा दिखता था, अंदर से उतना ही खोखला था। बिल्कुल। उस दौर के इतिहासकार लिखते हैं कि लोदी एक थोड़ा घमंडी और अड़ियल शासक था। उसने अपने कई बड़े अफगान सरदारों को नाराज कर दिया था, और इसी नाराजगी का नतीजा था कि पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और सुल्तान के अपने चाचा आलम खान ने उन्होंने मिलकर बाबर को दिल्ली पर हमला करने का न्योता भेज दिया। उनकी सोच शायद ये थी कि बाबर आएगा, लोधी को हटाएगा और उन्हें गद्दी सौंपकर वापस चला जाएगा। ये तो वही बात हो गई कि घर के भेदी ने ही दरवाजा खोल दिया। लेकिन ये दांव तो बहुत खतरनाक था। एक बाहरी शासक तो बुलाना, वो भी बाबर जैसे महत्वाकांक्षी को, ये तो बहुत बड़ा जोखिम था। बहुत बड़ा जोखिम। और कहानी में मोड़ भी यहीं आता है। जब बाबर उनके बुलावे पर लाहौर पहुंचा तो उसने देखा कि दौलत खान को तो पहले ही लोदी की फौजों ने वहां से खदेड़ दिया है। बाबर ने दौलत खान को हराया जरूर, लेकिन जब उसने आलम खान को दिल्ली की तरफ भेजा तो लोधी की सेना ने आलम खान को भी बुरी तरह शिकस्त दे दी। एक मिनट, तो जिन लोगों ने बाबर को बुलाया था वो खुद ही कमजोर साबित हुए, तो ऐसे में बाबर के पास क्या विकल्प थे? क्या वापस काबुल लौटना भी एक ऑप्शन था? शायद किसी और के लिए होता, पर बाबर के लिए नहीं। इस हार ने उसे एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि अगर हिंदुस्तान पर राज करना है तो वो इन भरोसे के लायक नहीं सहयोगियों पर निर्भर नहीं रह सकता। उसे सीधे दिल्ली के सुल्तान को मैदान जंग में हराना होगा, और इसी फैसले ने, आप कह सकते हैं, पानीपत की लड़ाई की नींव रखी। उसे समझ आ गया था कि ये लड़ाई अब सिर्फ पंजाब की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के तख्त की है। तो ठीक है, लोधी का घर अंदर से कमजोर था, पर उसके पास सेना तो बहुत विशाल थी। ऐसे में बाबर को पता था कि आमने सामने की टक्कर का मतलब तो सीधी मौत है, और यहीं से उसकी वो रणनीति सामने आती है जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने लड़ाई के लिए पानीपत का मैदान चुना। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। ये उसकी योजना का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा था। उसने एक ऐसा मैदान चुना जो उसकी छोटी सेना के लिए फायदेमंद हो। एक तरफ पानीपत शहर था और दूसरी तरफ यमुना नदी की एक सूखी धारा। इससे उसे अपने दोनों किनारे, फ्लैंक्स, सुरक्षित रखने में मदद मिली। उसने खुले मैदान में लड़ने से साफ इनकार कर दिया और एक रक्षात्मक मोर्चाबंदी की। मकसद था लोदी की विशाल सेना को एक संकरी जगह में फंसाना। बाबरनामा में इसका जिक्र है ना, कि उसने लगभग 700 गाड़ियां या छकड़े इकट्ठे किए और उन्हें चमड़े की रस्सियों से आपस में बांध दिया।
ये तो एक तरह की चलती फिरती दीवार बन गई। हाँ, और ये कोई मामूली दीवार नहीं थी, ये एक बहुत ही सोचा समझा डिजाइन था। हर दो गाड़ियों के बीच इतनी जगह छोड़ी गई थी कि उसके बंदूकची और तोपची वहां से सुरक्षित होकर दुश्मन पर गोलियां और गोले बरसा सकें। और सामने की तरफ उसने एक गहरी खाई खुदवाई और उसे टहनियों और पत्तों से ढक दिया। ताकि लोदी के घुड़सवार और हाथी उसमें फंस जाएं। बिल्कुल। तो क्या ये कहना सही होगा कि बाबर ने युद्ध के मैदान को ही एक किले में बदल दिया था और दुश्मन को उसकी ही सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी संख्या के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ एक रक्षात्मक रणनीति नहीं थी, ये एक जाल था। इस पूरी युद्ध पद्धति को, जो उसने ऑटोमन तुर्कों से सीखी थी, तुलुगमा कहा जाता था। इसका मकसद ही यही था कि दुश्मन अपनी पूरी ताकत एक साथ इस्तेमाल ना कर सके और एक ही जगह पर, मतलब भीड़ की तरह इकट्ठा हो जाए, जिससे वे तोपों और बंदूकों के लिए आसान निशाना बन जाए। और ये तुलुगमा शब्द बार बार आता है। जहां तक मुझे पता है ये सिर्फ गाड़ियों की दीवार नहीं थी, बल्कि सेना की एक खास तैनाती का भी नाम था। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं? जरूर। देखिए, इस पूरी युद्ध पद्धति को तुलुगमा कहते हैं और इसी के तहत सेना को कई हिस्सों में बांटा जाता था। सबसे आगे गाड़ियों की दीवार और तोपखाना, बीच में मुख्य सेना और सबसे जरूरी दाएं और बाएं किनारों पर घुड़सवारों की दो खास टुकड़ियां छिपा कर रखी गई थीं। इन टुकड़ियों को भी तुलुगमा ही कहा जाता था। इनका काम था सही मौके पर घूमकर दुश्मन पर पीछे और किनारों से हमला करना। कमाल है, मतलब एक ही रणनीति के कई पहलू थे। ये जानना भी दिलचस्प है कि बाबर पानीपत पहुंचकर लगभग एक हफ्ते तक इंतजार करता रहा। लोदी की सेना सामने खड़ी थी, फिर भी उसने हमला नहीं किया। ये उसके धैर्य को दिखाता है। ये उसके आत्मविश्वास और कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा था। वो चाहता था कि लोदी बेसब्र हो और पहले हमला करे। रोज उसकी छोटी छोटी टुकड़ियां लोदी की सेना पर हमला करके उन्हें उकसाती थीं। और आखिरकार लोधी का सब्र जवाब दे गया। उसने 21 अप्रैल की सुबह पूरी ताकत से हमला करने का फैसला किया। उसने वही किया जो बाबर चाहता था। और फिर लड़ाई शुरू हुई। अब देखते हैं कि मैदान पर क्या हुआ। लोदी की विशाल सेना जब आगे बढ़ी होगी, कैसा नजारा रहा होगा? आप बस कल्पना कीजिए, 1 लाख सैनिक, हजारों घुड़सवार और सैकड़ों सजे धजे हाथी। जमीन कांप रही होगी। लोदी को तो लगा होगा कि वो इस छोटी सी सेना को एक लहर की तरह बहा ले जाएगा। उसने अपनी पूरी ताकत से सीधा बाबर के केंद्र पर हमला कर दिया, जहां गाड़ियों की दीवार थी। और वो बाबर के जाल में सीधा फंस गया। बिल्कुल। उसकी सेना जैसे ही आगे बढ़ी, वो उस संकरे रास्ते में फंस गई। आगे गाड़ियों की दीवार थी जिसे वो तोड़ नहीं पा रहे थे। पीछे से और सैनिक आ रहे थे, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। वो ना आगे जा पा रहे थे, ना पीछे हट पा रहे थे। और ठीक इसी वक्त बाबर ने अपने तोपचियों को आग उगलने का हुक्म दिया। ये वो निर्णायक तत्व था जिसके लिए लोधी की सेना तैयार नहीं थी। हिंदुस्तान के मैदानों में तोपों की ऐसी गगनभेदी आवाज पहले कभी नहीं सुनी गई थी। कभी नहीं। उस दौर की दस्तावेज बताते हैं कि तोपों के धमाकों और धुएं ने लोदी के सैनिकों में दहशत फैला दी, लेकिन असली तबाही हाथियों ने मचाई। ये हाथी, जो भारतीय सेनाओं की सबसे बड़ी ताकत माने जाते थे, तोपों की आवाज से बिदक गए। वे डरकर पीछे मुड़े और अपनी ही सेना को कुचलते हुए भागने लगे। जो ताकत थी वही सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। 1 मिनट, तो आप कह रही हैं कि लड़ाई शुरू होने की कुछ ही देर में लोदी की सेना का पूरा संगठन बिखर गया था। और यहीं पर बाबर ने अपना असली दांव चलाया होगा। ये वो पल था जिसका वो एक हफ्ते से इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने देखा कि लोदी की सेना में अफरा तफरी मच गई है, उसने अपनी तुलुगमा टुकड़ियों को इशारा किया। बाबर के सबसे बेहतरीन घुड़सवार दोनों किनारों से तीर की तरह निकले और घूमकर उन्होंने लोदी की सेना को पीछे और साइड से घेर लिया। ये तो वही घेराबंदी की रणनीति हुई जिसमें दुश्मन को दोनों तरफ से फंसा लिया जाता है। बिल्कुल। अब लोदी की इस सेना की हालत सोचिए। सामने से तोपों और बंदूकों की मार पड़ रही थी। पीछे और दाएं बाएं से तेज तर्रार घुड़सवार तीर बरसा रहे थे और अपनी ही सेना में भगदड़ मची हुई थी। उनके पास न लड़ने की जगह बची, न भागने का रास्ता। ये एक सैन्य कत्लेआम में बदल गया। ये सब कितनी देर चला? 1 लाख की सेनाओं को खत्म होने में कितना वक्त लगा होगा? हैरानी की बात है, सिर्फ कुछ घंटे। लड़ाई सुबह करीब 9 बजे शुरू हुई और दोपहर होते होते खत्म हो चुकी थी। मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके 20,000 से ज्यादा सैनिक
मारे जा चुके थे। बाकी सेना या तो भाग गई या बंदी बना ली गई। उस दौर में ये अकल्पनीय था। कुछ ही घंटों में दिल्ली की सल्तनत का सूरज डूब चुका था। ये अविश्वसनीय। तो ये सिर्फ रणनीति या तकनीक की जीत नहीं थी, अनुशासन की भी जीत थी। बाबर की छोटी सी सेना एक यूनिट की तरह लड़ी, जबकि लोदी की विशाल भीड़ का कोई संगठन ही नहीं था। सही कहा, ये एक सेना और एक भीड़ के बीच का मुकाबला था। बाबर की जीत का अगर हम विश्लेषण करें तो 3 मुख्य कारण सामने आते हैं। पहला, उसकी अभूतपूर्व रणनीति तुलुगमा। दूसरा, बारूद का प्रभावी इस्तेमाल यानी तोपें और बंदूकें। और तीसरा, एक अनुशासित और अनुभवी सेना जिसका अपने कमांडर पर अटूट विश्वास था। बाबर ने साबित कर दिया कि जंग हथियारों और सैनिकों की संख्या से नहीं बल्कि दिमाग से जीती जाती है। और इस जीत का असर क्या हुआ? एक लड़ाई तो खत्म हुई, लेकिन इसने हिंदुस्तान के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी। इसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। इस एक लड़ाई ने लोदी वंश का हमेशा के लिए अंत कर दिया। बाबर ने फौरन दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया, जो उस समय सल्तनत की राजधानियां थीं, और भारत में 300 साल से ज्यादा चलने वाले एक नए साम्राज्य की नींव रखी गई, मुगल साम्राज्य। क्या इस जीत को बाकी भारतीय राजाओं ने आसानी से स्वीकार कर लिया? बिल्कुल नहीं। ये तो बस शुरुआत थी। बाबर को अगले कुछ सालों में राजपूतों और अफगानों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जैसे खानवा और घाघरा की लड़ाइयाँ। लेकिन पानीपत की जीत ने उसे वो मनोवैज्ञानिक और सामरिक बढ़त दे दी थी जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। उसने ये संदेश दे दिया था कि हिंदुस्तान में एक नई और बेहद शक्तिशाली ताकत का आगमन हो चुका है, जिसे हराना आसान नहीं होगा। और इसका असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा होगा। इसने भारत की संस्कृति, कला, समाज सब पर गहरा प्रभाव डाला होगा। निश्चित रूप से मुगलों के आने से वास्तुकला, चित्रकला, संगीत और यहाँ तक कि खान-पान में भी एक नए दौर की शुरुआत हुई। फारसी संस्कृति और भारतीय परंपराओं के संगम ने एक अनोखी गंगा जमुनी तहजीब को जन्म दिया, जिसका असर आज भी हमें दिखाई देता है। पानीपत की लड़ाई सिर्फ एक वंश का अंत और दूसरे की शुरुआत नहीं थी। ये भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने में एक बड़ा बदलाव लाने वाली घटना थी। तो आज के इस पूरी पड़ताल को अगर हम समेटें तो पानीपत की पहली लड़ाई एक सबक है। ये दिखाती है कि कैसे एक दूरदर्शी नेता अपनी कमियों को अपनी ताकत में बदल सकता है। बाबर ने संख्या बल की कमी को अपनी चतुराई से, अपनी तैयारी से और भविष्य की तकनीक से पूरा किया। उसने लड़ाई को उस जगह और उन शर्तों पर लड़ा जहां उसकी ताकतें सबसे ज्यादा प्रभावी थीं। हाँ, और उसने ये भी साबित किया कि सबसे बड़ी सेना हमेशा सबसे अच्छी सेना नहीं होती। अनुशासन, रणनीति और सही समय पर सही तकनीक का इस्तेमाल किसी भी विशाल ताकत को घुटनों पर ला सकता है। ये सैन्य इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिससे आज भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बिल्कुल, बाबर ने यह साबित कर दिया कि जंग सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि उससे पहले दिमाग में जीती जाती है। उसकी योजना, उसका धैर्य और सही मौके पर हमला करने की उसकी क्षमता ने इतिहास बदल दिया। ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। हमने शुरू में बात की थी कि बाबर को लोधी के ही दरबार के लोगों ने पंजाब के गवर्नर और उसके अपने चाचा ने बुलाया था। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या पानीपत की लड़ाई मैदान पर लड़े जाने से पहले ही दिल्ली के दरबार की राजनीतिक कमजोरियों और भीतरी कलह के कारण हारी जा चुकी थी? क्या बाबर की तोपों से ज्यादा खतरनाक वो साजिशें थीं जो दिल्ली की सल्तनत को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी?